नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड से। मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबर से। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद दिल्ली में जो मदरसा संचालक हैं उनकी एक अहम बैठक हुई। इसमें जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी, मौलाना अरशद मदनी भी मौजूद थे इस मीटिंग में। तो क्या अहम फैसले इस अहम मीटिंग में लिए गए, सौरभ शुक्ला अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के जमीयत उलेमा हिंद के दफ्तर की हैं, जहां यूपी के 150 से ज्यादा मदरसा संचालकों की बैठक हुई। मुद्दा था यूपी में गैर सरकारी प्राप्त मदरसों का सर्वे। बैठक में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ये सर्वे मदरसों पर बुलडोजर चलाने के लिए किया जा रहा है। सरकार की मंशा खराब है और सरकार जानबूझकर मुसलमानों का नाम खराब करना चाहती है। इस बैठक में 3 बातें तय की गई हैं। सर्वे से पहले यूपी सरकार के साथ बैठक की जाएगी। एक समिति बनाई जाएगी जिसमें जमीयत की ओर से मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी शामिल होंगे। आम जनता को समझाया जाएगा कि मदरसे देश की संपत्ति हैं, ना कि कोई बोझ। मदरसों का किरदार देश की आजादी से लेकर आज तक अहम रहा है। अपनी तरफ से एक दरखास्त, एक एप्लीकेशन कि हमें टाइम दिया जाए, हम मिलने के लिए तैयार हैं कंसर्न अथॉरिटीज से और लोगों से। हम ये कह रहे हैं किसी भी सही, कितना भी सही काम हो उसे गलत तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। डाउट क्रिएट किए बगैर बातचीत के तो हमेशा कोई भी चीज को हमेशा सही करने की, और सही है तो और अच्छा करने की हमेशा गुंजाइश रहना चाहिए, बात करनी चाहिए। उसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है वो तरीका गलत है। उस तरीके पर जो सरकार के उस पर क्या देखा ना कि आसाम में क्या हुआ है, तो अब वो तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो वो तो नाजायज होगा, नामुनासिब होगा। चीज को ठीक करना है, खत्म तो नहीं करना। यूपी सरकार ने पिछले हफ्ते यूपी के लगभग 16,000 से ज्यादा गैर सरकारी मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया था। हर जिले की सर्वे टीम में एसडीएम, बेसिक शिक्षा अधिकारी और अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल होंगे। ये सर्वे 5 अक्टूबर तक खत्म कर 25 अक्टूबर तक इसकी रिपोर्ट शासन को लखनऊ भेजी जाएगी। यूपी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि राज्य में 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसों के अलावा अलग अलग जिलों में कई ऐसे मदरसे चल रहे हैं जिन्हें बोर्ड से मान्यता नहीं है। ऐसे में उनका डेटा सरकार के पास होना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को सही तालीम मिल भी पा रही है या नहीं। इसके अलावा ये भी देखा जाना चाहिए कि वहाँ कैसी सुविधाएं हैं। यूपी सरकार के इस फैसले को सांसद असादुद्दीन ओवैसी ने मिनी CAA बताया है। सबसे बड़ा सवाल जो मुस्लिम मौलाना और जमीयत उलेमा हिंद के लोग उठा रहे हैं वो ये है कि अगर मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है तो दूसरे धर्मों की जहां पर शिक्षा दी जाती है वहां पर भी सर्वे कराया जाए। अगर कानून मुसलमानों के लिए है तो वही कानून हिंदुओं, सिख और ईसाइयों के लिए भी होना चाहिए। मैं दिल्ली में सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया है और इसके बाद 30 जगहों पर छापेमारी हुई। कारोबारियों, बिचौलिए और जो पूर्व आबकारी अफसर हैं उनके यहाँ पर ये छापेमारी हुई। लेकिन जो इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी बनाए गए हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उनके यहाँ पर ईडी के अधिकारी नहीं गए और इस पर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के जोरबाग इलाके में ये कोठी है शराब कारोबारी समीर महेंद्रू की। मंगलवार सुबह 5:30 बजे यहाँ ईडी के कई अधिकारी पहुंचे और छापेमारी शुरू कर दी। समीर दिल्ली सरकार के कथित आबकारी घोटाले में आरोपी हैं। समीर से सीबीआई ने 21 और 22 अगस्त को पूछताछ की थी और उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी है। देखिए, तो जांच एजेंसियां बताएंगी, उनको सूचना मिली होगी। निश्चित रूप से एक बड़ा भारी घोटाला है। दिल्ली और देश की जनता के साथ विश्वासघात जिन लोगों ने किया है उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए और साथ ही साथ इसमें किसी भी ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति ने अगर ये भ्रष्टाचार किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर सीबीआई ने जो केस दर्ज किया था उसी को आधार बनाकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। इस मामले में ईडी ने
दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ और गुरुग्राम में 30 जगहों पर छापेमारी। ये छापे शराब कारोबारियों, बिचौलियों और पूर्व आबकारी अधिकारियों के ठिकानों पर पड़े। हालांकि इस केस के मुख्य आरोपी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर ईडी के अधिकारी नहीं गए। पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। ये सीबीआई यूज कर लें, ईडी यूज कर लें, हर चीज यूज कर लें, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे। ये हमारी गारंटी। ईडी अब इस कथित घोटाले में मनी ट्रेल की जांच कर रही है। आरोप है कि शेल कंपनियां बनाकर पैसे को ठिकाने लगाया गया। इस मामले में मनीष सिसोदिया समेत कुल 15 आरोपी हैं। ये अब तक साफ नहीं कि ये घोटाला कितने का है और इसमें किसकी क्या भूमिका है, लेकिन इस घोटाले की जांच के लिए अब 2 जांच एजेंसियां सामने हैं। वहीं इस घोटाले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग जारी है, लेकिन फिलहाल घोटाले की जांच के बाद क्या कुछ निकलेगा ये हमें देखना होगा। नई दिल्ली से कैमरामैन एजे जोसेफ के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और भाई ये बात करते हैं रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की। इनकी ओर से पैसे लेकर न सिर्फ टीटीई के आई कार्ड दिए जाते थे बल्कि अपॉइंटमेंट लेटर भी। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन से लेकर ट्रेन के भीतर ट्रेनिंग भी दी जाती थी टीटीई की, ताकि बेरोजगारों से एक मोटी रकम वसूली जा सके। तो किस तरह से रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ये ठगी होती थी, रविश रंजन शुक्ला अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए सुखदेव और संदीप रेलवे में टीटीई भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। संदीप बेरोजगारों को अपने जाल में फंसाता, फिर सुखदेव फर्जी आई कार्ड मुहैया कराता, जबकि पकड़े गए 2 और लोग इन बेरोजगारों को डीआरएम ऑफिस ले जाकर फर्जी फॉर्म भरवाते और रेलवे अस्पताल में इनका मेडिकल करवाते, ताकि बेरोजगारों को टीटीई बनने का पूरा भरोसा हो जाए। सुखदेव जो होशियारपुर का रहने वाला है और यहाँ दिल्ली में सीलमपुर में रहता है, उसको हमने मॉडल टाउन गाजियाबाद से एक होटल से जहाँ वो छुपा हुआ था वहाँ से पकड़ा है। उसका साथी संदीप सोदाना है जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में रहता है, उसको भी हमने इस गैंग में शामिल होने की वजह से पकड़ा है। खास बात यह है कि चीट किए गए पैसे से इन्होंने मर्सिडीज और BMW भी खरीद रखी है, जो कि हमने इस केस में सीज किया है और उसको हम चीटेड मनी से लिंक कर रहे हैं। इनके अलावा 2 लोग जिनका रेलवे के ऑफिसेज या हॉस्पिटल्स में आना जाना था, उनको भी अरेस्ट किया है। दीपक जो डीआरएम ऑफिस में पंप ऑपरेटर है, वो लोगों को डीआरएम ऑफिस में ले जाता था, अंदर तक घुमा के लाता था और उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करवाता था, जिससे ये लगे कि रेलवे ऑफिसेज में उनके डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं। राहुल, जिसका मामा रेलवे हॉस्पिटल जेम्सफोर्ड रोड पे एम्बुलेंस का ड्राइवर है, वो उनको हॉस्पिटल में ले जाता था और सेक्लूडेड रूम्स या बाथरूम में उनके फिजिकल एग्जामिनेशन के नाम पे और ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के नाम पे मेडिकल एग्जामिनेशन होता था। दरअसल कुछ दिन पहले टीटीई की यूनिफॉर्म पहने कुछ युवक कानपुर शताब्दी में टिकट चेक करते मिले। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके पास फर्जी आई कार्ड पाए गए। इन युवकों से पूछताछ के आधार पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक फर्जी ट्रेनर भी मिला। इस मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनको टीटी बनाया गया था और इनको ट्रेनिंग में ट्रेन्स में ऑपरेट करने के लिए भेजा जाता था, जहां ये पैसेंजर्स के टिकट चेक करते थे। और कानपुर शताब्दी में एक इस तरह का फेक टीटी हमें मिला था, जिससे वेरीफाई करने पे पता चला कि वो रेलवे में नौकरी करता है, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट चेक किए गए तो फर्जी पाए गए और वहां से इसकी पूरी शुरुआत हुई, जहां पे 5 फेक टीटी हमने अरेस्ट किए। 6 लोगों को हमने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, जिनके पास इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो उनको नोटिस देके हमने छोड़ा है। लेकिन हम लोग अपना पूरा प्रयास जारी रख रहे थे जो मास्टरमाइंड हैं उनको पकड़ने के लिए। जरा सोचिए, रेलवे की नाक के ठीक नीचे ये गैंग इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा था। ये जो सुखदेव हैं, ये चूंकि चुनाव सीलमपुर से लड़ चुके थे तो काफ़ी कर्जे में डूबे थे, तो इसी के चलते इन्होंने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर फ्रॉड करना शुरू हुआ। और जो इनके बगल में संदीप बैठा हुआ है, वो होशियारपुर का रहने वाला है और वो पहले भी प्लेसमेंट कंपनियों में काम कर चुका है। तो इसी के चलते
इन दोनों ही लोगों ने ये पूरा जो रेलवे में फर्जी भर्ती करने का जो रैकेट है उसको संचालित करना शुरू कर दिया था। नौकरी दिलाने के नाम पर इन लोगों ने कई नौजवानों से लाखों रुपए वसूले हैं। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बढ़ते आगे और अब आइए बात करते हैं सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताज़ा रिपोर्ट की। सर्वे में पता चला है कि देश के 7 राज्यों में जो बेरोजगारी दर है वो इस साल अगस्त महीने में आगे बढ़कर 12% से ऊपर चली गई है। बीते साल से अगर तुलना करें तो अगस्त महीने में जो ये बेरोजगारी दर है वो सबसे ऊंचे स्तर पर है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी का संकट बड़ा हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बेरोजगारी पर अपनी ताजा रिपोर्ट में आगाह किया है कि देश में इस साल अगस्त में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.28% पर पहुंच गई, जो पिछले एक साल में सबसे ज्यादा है। जुलाई में महंगाई दर सिर्फ 6.83% रिकॉर्ड की गई थी। अगस्त महीने में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 9.57% शहरी इलाकों में दर्ज की गई, जबकि ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर 7.68% रही। इसका मूल कारण ये है कि भारत में जितनी रोजगार के अवसर ज्यादा होने थे अगस्त में, उतने नहीं हुए। हालांकि रोजगार कम ही हुआ। अगस्त में जुलाई के मुकाबले 40 लाख से ज्यादा श्रम बल बढ़ गया था, लेकिन इन 40 लाख लोगों को नौकरी मिलने के बजाय 25 लाख नौकरियां कम हो गई। तो रोजगार के अवसर कम हो गए, इसीलिए बेरोजगारी का दर बढ़ गया। राज्यों में बेरोजगारी का संकट बढ़ रहा है। बेरोजगारी की दर हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। सीएमआई के मुताबिक अगस्त में हरियाणा में बेरोजगारी दर 37.3% रिकॉर्ड की गई। इस दौरान जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर 32.8% रही, जबकि राजस्थान में बेरोजगारी दर 31.4% के ऊंचे स्तर पर रिकॉर्ड की गई। कुल 7 राज्यों में बेरोजगारी दर 12% से ज्यादा रही, जो एक बढ़ते संकट की तरफ इशारा करता है। ये समस्या दोनों ग्रामीण क्षेत्रों में भी हुई और शहरी क्षेत्रों में भी। इसी कारण दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर बढ़ गई। तो श्रम बल बढ़ गया, लेकिन रोजगार के अवसर कम हो गए, इसीलिए बेरोजगारी की दर अगस्त में बढ़ गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आकलन के मुताबिक इस साल फरवरी के बाद करीब 6 महीने तक देश में बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट दर्ज हुई थी और जुलाई महीने में बेरोजगारी दर गिरकर 6.83% तक पहुंच गई थी। लेकिन अगस्त के ये ताजा आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी के मोर्चे पर एक बार फिर चुनौती बड़ी हो रही है। दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर महाराष्ट्र से। डॉक्टर से बात करते करते अचानक मरीज को आए हार्ट अटैक की एक तस्वीर है महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, वो काफ़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। इसी के साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र में और खासतौर से मुंबई के अस्पतालों में अचानक से हार्ट अटैक के आए मरीजों की जो संख्या है उसमें 50% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। वहीं आरटीआई से भी एक खबर जो है वो बेहद अहम है। पता चला है कि बीते साल हर दिन औसतन 100 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई है, कोविड से कहीं ज़्यादा। देखिए पूरी खबर। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के कोल्हापुर की हैं। डॉक्टर के सामने बैठे मरीज को अचानक दिल का दौरा पड़ा, फौरन इलाज मिला और जान बच गई। लेकिन घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। राम यादव और शहनवाज दोनों की उम्र करीब 50 साल है। हार्ट की समस्या पहले कभी नहीं थी, लेकिन अचानक इतनी बढ़ी कि मुंबई के अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। हाल के दिनों में साइलेंट किलर बने हार्ट अटैक के मरीज अस्पतालों में 50% से ज्यादा बढ़े हैं। हार्ट की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। बहुत से पेशेंट जो है वो सीने में दर्द के साथ रूटीन ओपीडी में भी उनका स्टेप अप बहुत बढ़ गया है। अच्छा, हार्ट के मरीजों की जो ईसीजी देख रहे हैं हम लोग, 2D को कर रहे हैं, उसमें बहुत से लोगों को ऐसा दिख रहा है कि हार्ट की पंपिंग कम हुई या हार्ट अटैक के माइनर अटैक आपके गए हैं। ऐसे
ईसीजी में बदलाव देख रहे हैं। दिन भर में मैं कम से कम 20 से 25 ओपीडी में पेशेंट देखता हूँ, आईसीयू में या वार्ड में जाके एडमिट पेशेंट देखते हैं हम लोग। इसमें दिख रहा है कि डेफिनेटली इसका इंसिडेंस बढ़ा हुआ है। मुंबई के अस्पताल बताते हैं कि 30 साल से कम उम्र के युवाओं और महिलाओं में भी हार्ट अटैक की समस्या काफी बढ़ी है। हमारे यंग पेशेंट्स तो बहुत बार 30 साल की उम्र में भी मैसिव हार्ट अटैक के आ जाते हैं। अधिकतर ऐसा होता है कि पेशेंट या तो घर में ही ख़त्म हो जाता है या जब तक वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है उसकी हार्ट की हालत इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि बहुत पेशेंट्स में हम लोग कोई मदद नहीं कर पाते। आज ये भी देखा जा रहा है कि महिलाओं में ये बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी है। आज से 25-30 साल पहले जब मैं प्रैक्टिस में था, यंग था, उन दिनों हार्डली 10% बाईपास के पेशेंट्स महिलाएं हुआ करती थी, पर आज ये आंकड़ा लगभग 20 से लेकर 28% तक बढ़ चुका है। कुछ दिन पहले एक हैरान करने वाला आंकड़ा भी सामने आया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना से ज्यादा जान हार्ट अटैक ने ली है। आरटीआई एक्टिविस्ट चेतन कोठारी को मिले बीएमसी के जवाब में बताया गया कि मुंबई में बीते साल जनवरी से जून तक सिर्फ 6 महीने में हार्ट अटैक से 17,880 लोगों की जान चली गई थी, यानी हर दिन करीब 100 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो गई। 2020 की तुलना में 3 गुना ज्यादा। जबकि इसी दौरान 2021 में कोरोना से 10,289 लोगों की जान गई थी। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।